हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी के बारे में या फिर कहिए जेटेट के बारे में। जेटेट का सिलेबस देख लिए बच्चों लोग, कैसा है आप लोग का, है ना। और दुख भी बड़ा हो रहा होगा आप लोग को, लेकिन क्या करेंगे, उनको जो सिलेबस लॉन्च हुआ उसी के बेसिस पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब बाबू आज बात करेंगे कि हम आप लोग को बताए थे कि जेएसएससी टीजीटी का जेटेट का सिलेबस पूरा मैच नहीं करता, बट जहां तक जेटेट का सिलेबस ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है सो दोनों को लेके चलेंगे, है ना, ताकि हम एक बार में एक तीर से दो निशाना भेज सके, है ना। तो आज हम लोग सेट्स एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं बच्चों लोग। आज हम लोग जानेंगे कि सेट्स में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या कंसेप्ट पढ़ना है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिव वाली बातें हो जाए, वो क्या है कि याद रखना, जिंदगी जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, जिंदगी जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ईश्वर पक्षियों को भी खाना देती है पर घोंसले में नहीं भाई, है कि नहीं। भगवान जो है सो सबको देखता है, नहीं देखता है, सब चीज करता है, बट आप सोचिएगा कि बिना मेहनत के हम फल पाले तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आपको भी वाट एवर आप कोई सा भी काम कर रहे हो, मतलब वाट एवर यू आर इन्वॉल्व इन एनी सेक्टर, एट दैट सेक्टर यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और वही प्रॉब्लम को जूझना होगा, आप लोग को झेलना होगा। और उस प्रॉब्लम को मतलब आप झेल के आगे बढ़ रहे हैं तो 100% का सफलता आपके चरणों में होगी, है ना। तो मेहनत करने आप लोग। आप देखिए बहुत बच्चा लोग क्या किए हैं कि जेटेट का सिलेबस देखते हैं, मतलब बहुत को तो है कि फी वगैरह पेमेंट नहीं किए थे। हम जानते हैं क्या सोच रहा था स्टूडेंट लोग। आप जेटेट का सिलेबस देखा कि ये तो पूरा लार्ज सिलेबस है, ये तो होगा नहीं हमसे, अब पहले ही से दम तोड़ दिए। वैसा अब करना नहीं है बाबू। अगर देखिए ये जेटेट का सिलेबस जो भी लॉन्च हुआ वाट एवर, अब तो हम लोग सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग सरकार के खिलाफ है, कोई रूल रेगुलेशन बनाए, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, है ना। उतना तो पावर है नहीं हम लोग के पास। हाँ, हम लोग निवेदन कर सकते हैं, अगर वो करे तो ठीक है, वरना ना करे तो उसी में हम लोग को फाइट करना है। और एक बात ये सोच के देखिए, ये जेटेट का सिलेबस जो आया तो ये आपके लिए सिर्फ नहीं है कि विवेक कुमार ये सिर्फ आपके लिए ये सिलेबस है, या सुमित कुमार आपके लिए ये सिलेबस, ये ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। ये जो सिलेबस है बाबू सभी के लिए है ना, ये सिलेबस सभी के लिए है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये सिलेबस हार्ड है तो ये सभी के अकॉर्डिंग सिलेबस हार्ड है, तो उसी में फाइट कीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आपका सिलेबस रहता स्पेशली कि ये सिर्फ आप ही का सिलेबस है तो प्रॉब्लम था, बट ये ऐसा तो है नहीं। सभी को प्रॉब्लम है तो सभी को प्रॉब्लम है तो सभी को प्रॉब्लम है, सभी में आगे निकलना है आपको, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे सेट्स के बारे में बच्चों लोग, कि सेट्स में क्या पढ़ना है हम लोग को, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्ट क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। आते सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है सेट्स का, है ना, कि सेट्स कहते किसको है गुरुजी। तो क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखा है बाबू इंग्लिश में कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि सेट्स क्या है तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, है ना। अब ये ससुरा वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है बाबू कि डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो जवाब आपका होगा वो आपके सारे दोस्त लोग का होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सेट्स। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल के थ्रू सुनिए। एग्जांपल में लिखा हुआ कि द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मान लेते बाबू ये अगर हम आपसे पूछें, है ना, हम आपसे पूछे कि द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा कि गुरुजी वोवेल्स पूछ रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये होगा ए ई आई ओ यू, यही तो होगा। अच्छा बाबू ये अगर होगा ये आपके अकॉर्डिंग, अगर हम आपके दोस्त से पूछेंगे तो आप उनका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर हम आपके सर से पूछेंगे जो पढ़ा रहे होंगे उस समय, तो उसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। मतलब ये आपके क्लास में या आपके स्कूल में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, अगर उससे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, तो सारा का जवाब ये कॉमन मिलेगा। मतलब ये चेंज नहीं कर रहा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। इसका मतलब ये जो बाबू फर्स्ट वाला ऑप्शन ये आपका सेट्स के अंतर्गत आ जाएगा, है कि नहीं।
वहीं देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या बाबू। तो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। अब ये क्या बोला है कि हमको 5 प्राइम नंबर बताना, वो भी फर्स्ट प्राइम नंबर है ना, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर बताना है जो आपका नेचुरल नंबर भी हो। तो कौन कौन हो सकता है? प्राइम नंबर होता क्या है? तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका 2 ही फैक्टर हो केवल। तो कौन होगा? एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा 11, है ना। 2 हो गया, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, है ना। ये आपके 5 प्राइम नंबर हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर है कि नहीं। अब ये देखिए बाबू, ये जो है सो आपका क्या चाहिए कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर है। हाँ गुरुजी, अगर ये सवाल हम किसी और से पूछेंगे तो उसका आंसर भी सिमिलर रहा। अब बशर्ते उसको पता होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है क्या, है ना। अब लोल लाल लड़का के पूछ दिए कि बता बाबू कि ये प्राइम नंबर है क्या, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5, तो फिर दिक्कत ना है। जिसको पता होना चाहिए उसको अगर ये पूछते हैं सवाल तो उसका आंसर आपका यही आएगा, 2 3 5 7 11। फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर पूछे तो इसका आंसर यही आएगा। इसका मतलब ये भी जो है सो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सेट्स के अंतर्गत। यही समझिए बाबू, यही हम समझाना चाह रहे हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यही होता है कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये चेंज ना करे, वेरी ना करे, अलग अलग ना हो। थर्ड एग्जाम्पल में आए बाबू, थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब यहां क्या बोला कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा? तो आप बोलिएगा विराट कोहली, है ना। विराट कोहली, दो भी का नाम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, विराट कोहली या फिर बोलिएगा धोनी, MS धोनी, है ना। लेकिन जैसे ही अगर हम आपके मतलब आपके क्लास के किसी लड़की से पूछेंगे तो वो तो कुंवार लड़का ढूंढेगा, वो सबसे बोलेगा ईशान किशन, ईशान किशन, है ना। फिर क्या बोलेगा? श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, है ना। फिर अगर हम किसी तीसरा पर्सन से पूछेंगे तो फिर वो दूसरा नाम लेगा, है ना। कहने का मतलब है ना कि यहाँ आंसर जो है सो वेरी कर रहा है बाबू। हम ये आपसे पूछे तो आप बोले विराट कोहली, MS धोनी, और आप ही के क्लास से किसी लड़की से पूछे तो वो बोले ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। मतलब यहाँ वेरी कर रहा है आंसर। इसका मतलब ये जब आंसर वेरी कर रहा है बच्चा लोग, इसका मतलब ये जो है सो सेट्स के अंतर्गत आएगा क्या? नहीं आएगा सेट्स के अंतर्गत। हम सेट्स का डेफिनेशन क्या लिखा है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन इसका डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम पर्सन टू पर्सन करें तो आंसर आपका सिमिलर आना चाहिए। जब ये आंसर सिमिलर आएगा तो उसी केस में कहेंगे कि ये सेट्स के अंतर्गत आएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये जो है सो सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा गुरुजी, क्योंकि ये जो है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है। हमसे पूछ रहे तो कोई और आंसर दे रहा है, मेरा क्रिकेट प्लेयर्स जो है गुड क्रिकेट प्लेयर्स मेरे अकॉर्डिंग कोई और है, उसके अनुसार किसी और है, रोहन के अनुसार कोई और है, रोशन के अनुसार कोई और है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, इसका मतलब ये जो है सो सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। सेट्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया। सेट्स क्या होता है? तो सेट्स जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये वेरी ना करे। समझ में आ गया? एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आपसे यहां से कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा बाबू तो आप लोग इजीली दे सकते हैं। चलिए मूव करें नेक्स्ट में, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि वी ऑब्जर्व सम लेटर्स फॉर दिस सेट्स। अब हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं तो बार बार तो नेचुरल नंबर, बार बार इंटीजर्स, बार बार होल नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें जो बाबू कुछ लेटर दे दिए हैं वो फिक्स मतलब डिनोट करेगा उसी पार्टिकुलर नंबर्स को, है ना। अब बार बार यहाँ नहीं लिखना कि नेचुरल नंबर, बार बार इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर्स, ये सब नहीं लिखना है। ये लेटरवा सिर्फ आपको डिनोट करता ना, ये लेटरवा इंडिकेट कर देगा कि ये कौन सा नंबर को इंडिकेट कर रहा है। अब कौन कौन सा नंबर बाबू देखिए, एन लिखा हुआ मिले तो ये क्या दिखाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, है ना। जब भी एन मिले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। अगर जेड मिले बाबू तो ये जेड क्या दिखाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को, है ना। ये आप लोग तो ये पता होगा ना कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तो कर रहे हैं तैयारी जेटेट और JCC TGT के, तो उम्मीद करते हैं ये तो पता होना चाहिए, है ना। चलिए पता होगा, ये मजाक कर रहे हैं वैसे। तो ये जेड क्या चीज डिनोट करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को। अगर वहीं जेड प्लस बोले बाबू तो ये क्या चीज डिनोट करेगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को, है ना। प्लस है बाबू तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर क्यू बात करें तो क्यू क्या करता है डिनोट? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को। वहीं अगर Q प्लस के बारे में बात करें बाबू तो ये क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। अगर वहीं R बात करें बाबू तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को डिनोट करता है। R प्लस में बात करेंगे तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करता है। और अगर C बोले बाबू तो ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोट करता है।
यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये नाम याद रखिएगा, सॉरी ये नाम आपको याद रखना है कि एन से नेचुरल नंबर से, जेड से इंटीजर, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, क्यू से रैशनल नंबर, क्यू प्लस से पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर से रियल नंबर, आर प्लस से पॉजिटिव रियल नंबर और सी से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। बार बार आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या कि आप सेट्स को किस किस तरीका से बांट सकते हैं, है ना। तो कैसे, मतलब जैसे अभी हम सेट्स को डिनोट करते हैं तो उसका तरीका भी तो होना चाहिए ना बाबू। जैसे मान लेते हैं हम कैसे बताएं, अल्फाबेट को अगर हम डिनोट करना हमको, तो अल्फाबेट को तो ऐसा नहीं कि हम लोग कार खा लिख देंगे। सो हिंदी का अल्फाबेट है, इंग्लिश का अल्फाबेट बोल रहे हैं, एबीसीडी लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब कोई चीज को अगर मतलब हमको डिनोट करना है, दिखाना है कि ये सेट्स को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे आप सेट्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला फॉर्म बाबू रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये क्या कहता है कि इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द ब्रेसेस। मतलब इसमें एलिमेंट जो है सो आपका अलग अलग, लिस्टेड का मतलब क्या होता है लिस्टिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि अलग अलग एलिमेंट रहेगा, सेपरेटेड रहेगा कॉमा से। देखिए कॉमा से सेपरेट है, विद इन ब्रेसेस, ये ब्रेसेस रहेगा बाबू। सेट्स को दिखाने का मतलब है कि ये ब्रैकेट रहेगा। समझ में आया ना। मतलब रोस्टर फॉर्म में आप लोगों को कुछ दिमाग नहीं लगाना है। रोस्टर फॉर्म में क्या कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो आपका करली ब्रेसेस रहेगा बाबू, करली ब्रेसेस, ये तो मिलना ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये तो रहेगा ही। और इसी के अंदर एलिमेंट वर रहेगा, और जो एलिमेंट वर रहेगा वो कॉमा के साथ सेपरेटेड रहेगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, सेट्स को रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ये किस में है, तो ये रोस्टर फॉर्म में है। जैसे भी हम इंग्लिश अल्फाबेट लो देखे तो बाबू ए आई ओ यू, तो वो किसमें फॉर्म था, ये वो था आपका रोस्टर फॉर्म में। सारा एलिमेंट को एक करली ब्रेसेस के अंदर रखा था कॉमा के थ्रू, है ना। तो वो किसके फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। याद रखिएगा रोस्टर फॉर्म बाबू कि इन दिस सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। और इन दिस सेट रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट, और रिपीटेशन का भी कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या कहना चाह रहे गुरुजी दुल्हनिया, हमको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू बताइए। देखो बाबू मान लेते हैं हम एक सेट ले लिए ए बी सी बी ए, है ना, ये ले लिए। ये सेटवा है बाबू, तो ये सेटवा को हम लोग ए भी लिख सकते हैं बच्चों लोग, ये सेट्स को जो है सो हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ए बी और सी। इसका मतलब जब ए बी सी बी ए को हम लोग वापस ए बी सी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे गुरुजी कि बी 2 बार रिपीट हुआ, ए 2 बार रिपीट हुआ, इसको रिपीटेशन का कोई इफेक्ट नहीं करता रोस्टर फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट ए बी सी एक बार ही लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए रिपीट हुआ 2 बार और बी भी 2 बार रिपीट हुआ, 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये एबीसी की इक्वल ही रहेगा। तो वही लिखा सेकंड लेंगे बाबू कि इन दिस सेट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। रिपीटेशन कितना भी एलिमेंट लिखिए, 10 बार अगर किसी सेट के अंदर ए लिखा हुआ है, उसको आप किसी सेट के अंदर सिर्फ एक बार ए लिखते हो तो बात बराबर। समझ में आया। फर्स्ट वाला क्या कहता है कि इन दिस सेट ऑर्डर हैज नो मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं इसी तरह लिखे बाबू ए बी सी, है ना, ए बी सी ली, और इसको अगर हम लिख दे बाबू सी ए बी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कहलाएगा ए बी सी ए के इक्वल, है ना। मतलब इसको हम ऑर्डर चेंज कर दिए, पहले यहाँ था ए, इसको हम बीच में कर दिए, यहाँ बीच में था इसको लास्ट में कर दिए, लास्ट में था फर्स्ट में कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दोनों आपस में क्या इक्वल। वही कह रहा है रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है कि एलिमेंट को कॉमा के थ्रू दिखाते हैं और कॉमा के थ्रू रखते हैं, और किसके अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर। इस मेथड में या इस फॉर्म में जो रिपीटेशन एलिमेंट का कोई इफेक्ट नहीं करता है और ना ही ऑर्डर को मैटर करता है ना। ऑर्डर रिपीटेशन क्या होता है वो चीज पता चल गया होगा आप लोग को, तो ये रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया कि क्या कहते हैं और इस मेथड में क्या क्या होता है, वो चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन में। सेकंड किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट बिल्डर मेथड से। अब ये क्या होता है कि इन दिस फॉर्म अ सेट, या देखिए वहां लिखे हम क्या बाबू फॉर्म ना, तो यहां भी हल्का सा फॉर्म में लिख दीजिए, एक जैसा लिखिए, हल्का पढ़ने में आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना। यहां भी जो है सो आप लोग फॉर्म लिख दीजिए, मेथड फॉर्म सब एक ही है बच्चे लोग। यहाँ घबराइएगा ना कि गुरुजी यहाँ मेथड और फॉर्म कह के क्या क्या लिख दे रहे हैं आप। मेथड फॉर्म जो है सो सारा चीज एक ही है, एक जैसा लिखा हो रहा था। डेफिनेशन आप लोग को भी कभी पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। ये डेफिनेशन सिर्फ एक बार आप झलक के अच्छा से देख लीजिएगा बाबू, जिसमें अपना गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को याद उद ना करो, एकदम आराम से होता है ना, एकदम पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़ लीजिएगा ना, तो ही याद हो जाएगा। समझ में आया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहता है कि इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। अब इस
सेट में बाबू ये जो आपका इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब करता है उसके प्रॉपर्टीज को करेक्टराइज करके। मतलब कहने का मतलब है कि ये है सेट, तो हमको पता चल गया गुरुजी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं सेट। ये है ना, यही होता है सेट। अब इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा बाबू, ये एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास के थ्रू नहीं रहेगा, जैसे यहाँ लिखे, यहाँ इस तरह नहीं रहेगा। यहाँ जो है इसका प्रॉपर्टी को लिखा होगा, जैसे यहाँ क्या लिखे बाबू, तो यहाँ लिखे ए आई ओ यू अलग अलग लिखे। यहाँ उसी तरह अगर हमको अगर वोवेल्स को ही दिखाएंगे बाबू, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको x such that x is a vowel, x is a vowel in English alphabet, in English alphabet, है ना, in English alphabet। समझ में आया? इस तरह लिखना होगा। तो ये मेरा क्या कहलागा, ये कहलागा मेरा सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि सेट्स के अंदर जो है सो उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा है। जैसे यहाँ देखिए a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसी चीज को हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बाबू, पहलका वाला के, तो कैसे लिखेंगे, तो पहलका लिखेंगे गुरुजी तो हो जाएगा a e i o u, है ना, यही होगा। अब इसी को हम लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड में बाबू, तो उसका प्रॉपर्टीज लिख देंगे, कैरेक्टर लिख देंगे। इसका कैरेक्टर क्या है, तो ये कैरेक्टर ये दिखा रहा है कि ये जो कुछ और नहीं है, ये इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स है, उसी को लिख दिए, तो ये मेरा कहला जाएगा सेट बिल्डर मेथड। समझ में आ गया? चलिए, ओहो, समझ में आ गया। तो अब आते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है बाबू लोग, देखिए सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। कहने का मतलब बाबू x बराबर 3n है और n जो है सो क्या बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मतलब x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आएगा 3, फिर आएगा 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9, 3 चौके 12, इस तरह आएगा। लेकिन ये जो हमको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना, अगर इस तरह का लिखेंगे बाबू तो ये मेरा कहला जाएगा क्या चाहिए, कहला जाएगा मेरा रोस्टर मेथड। हमको निकला किस में, तो हमको लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसका कैरेक्टर लिखते बाबू, इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? इसका प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, कैरेक्टर को लिखते हैं, है ना। किधर चला गया? थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल में कह रहा है कि c इज इक्वल टू x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x जो है सो 10 से छोटा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिए तो वो कहलाएगा मेरा रोस्टर मेथड। लेकिन हमको दिखाना क्या चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसका कैरेक्टर लिख दिए कि उसका कैरेक्टर क्या है कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर है ना। मतलब किसी भी आप सेट्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के थ्रू, है ना, तो वो मेरा कहलाएगा क्या चीज, एलिमेंट को लिस्ट करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। लेकिन वहीं उस एलिमेंटवा को जो लिस्ट करके लिखे उसका कैरेक्टर लिख देंगे बाबू, उसका क्या कैरेक्टर, वो क्या दिखाना चाह रहा वो लिख दिया अगर लैंग्वेज में, तो वो मेरा कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। बस इतना याद रखना है ना। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसको दिमाग में रखना कि ये होता कैसे है, क्योंकि उस समय किसी क्वेश्चन में आपका इसका यूज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे, है ना। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। देखिए सबसे पहला सेट्स है इम्पटी, वॉइड, नल सेट। नाम में से पता चल रहा है इम्पटी है, वॉइड या नल सेट, तीनों एक ही चीज है। मतलब एक ऐसा सेट गुरुजी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना रहो, वही लिखा हुआ देखिए, अ सेट इज सेट टू बी इम्पटी और नल और वॉइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। जिसके अंदर कोई ही एलिमेंट ना रहे बाबू उसको क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू में क्या बोले, एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी यहाँ देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, x बिलोंग्स कर रहा होल नंबर से। अब बता बाबू इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 रूट अंडर, है ना। अब ये आयोटा मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, लेकिन सोच रहा यहाँ बोला कि x जो है हमारा आना चाहिए होल नंबर में, तो एक भी नंबर पॉसिबल है क्या, एक भी नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इम्पटी सेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला कि 7 और 8 के बीच में हमको नंबर बताइए, लेकिन वो नंबरवा होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। 7 और 8 के बीच में बताइए बाबू कोई नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर एक भी नहीं आएगा, है ना, नेचुरल नंबर एक भी नहीं आएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर एक भी नहीं आएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट बना रहा बाबू, कोई एलिमेंट नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए, इम्पटी सेट। अब इसको दिखाने का भी तरीका है, इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसको दिखाने का तरीका है 5 या तो फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, ये समझ आएगा कि इम्पटी सेट को दिखा रहा है। इम्पटी सेट को दिखाने का ये तरीका है, या फिर 5 लिख दीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों लोग? तो इम्पटी सेट समझ में आ गया। नामे से पकड़ना आपको, नाम से ही आपको डेफिनेशन याद कर लेना। याद इसको ऐसा नहीं करना कि सेट इज सेट टू बी इम्पटी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट, इतना डेफिनेशन नहीं याद करने का आवश्यकता है। आपको खाली नाम से पकड़ जाना चाहिए इम्पटी सेट है, इसका मतलब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे इम्पटी सेट।
समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप में सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, केवल एक ही एलिमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है कि अ सेट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट। कि एक ऐसा सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, है ना। एग्जांपल में देखिए बाबू, ए के अंदर सिर्फ 9 है, यहाँ बी के अंदर सिर्फ भी है, और यहाँ x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 3 और x बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर से। 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा आएगा बाबू? 2 ही आएगा, एक ही नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये सारे जो है सो कौन सा टाइप्स है? सिंगलटन सेट। कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो गुरुजी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नाम से ही पता चलना चाहिए आप लोगों को। इक्वल सेट, नल सेट, तो उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं। सिंगलटन सेट, उसके अंदर एक ही एलिमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है बोला फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो, पता चले कि कितना एलिमेंट है, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। देखिए ना डेफिनेशन में, अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड। फाइनाइट का मतलब क्या है? उसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। अब पता चला कि मान लो हम दे दिए 1 बी सी और डॉट लगा दिया, इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हम ए बी सी लिख दिए, केवल ए बी सी, तो इसको नंबर को काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो है फाइनाइट सेट के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन यही जो है फाइनाइट सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो एग्जांपल देखिए बाबू, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ कि ए इज इक्वल टू पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। अब तो आप सोचिएगा गुरुजी काहे मजाक कर रहे हैं, अब वर्ल्ड में पीपल कितना गिन लेंगे हम? गिना है बाबू, आप नहीं गिन सकते, लेकिन गिना है। गिनने का तरीका मैपिंग मतलब जो है आप लोग लगाता है, हम लोग जो जनगणना करता है सो वो गिन लेता है, सब एरिया वाइज बांट दिया जाता है, तो उससे कैलकुलेशन हो जाता है। मतलब पीपल को गिन सकते हैं हम लोग। तो पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड में अभी जो है ना सो लगभग 2024 के जो मिड मंथ है, तो उसमें लगभग जो है सो 8.2 बिलियन है बाबू, 8.2 बिलियन है ना। क्या बोलते हैं? पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड, मतलब जो पॉपुलेशन है बच्चा लोग वर्ल्ड का, वो 8.2 बिलियन है। गिना है इसको, तो इसके नंबर को गिनाएगा, गिन सकते हैं हम लोग। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? फाइनाइट सेट के अंतर्गत। वहीं देखिए बी बराबर क्या लिखा हुआ है? तो बी बराबर लिखा हुआ है गुरुजी 1 2 a 5 c। नंबर को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो गिन सकते थे। ये फाइनाइट सेट के अंतर्गत आ गया। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? तो फाइनाइट सेट उस सेट को बोलते हैं गुरुजी जिसके अंदर जो एलिमेंटवा, जिस सेट के अंदर जो एलिमेंटवा है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर लिए तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और अगर काउंट नहीं कर पाए तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट क्या है? सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड। जिसके सेट्स के अंदर मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। यहां देखिए एग्जांपल में क्या लिखा हो? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब मान लीजिए बाबू ये इतना बड़ा प्लेन है ना, अब इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आएगा बाबू, पूरा पॉइंट ही आएगा। अब उसको बोल रहा है कि गिनने के लिए, तो गिन पाएंगे क्या? बड़ा मुश्किल है गिनना, है ना। पूरा इनफाइनाइट पॉइंट आएगा, तो इसके पॉइंट को गिन नहीं पाएंगे, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। यहां देखिए x क्या लिखा हुआ? सच दैट 8 लेस देन x और लेस देन 2 लेस देन 9। अब बताना कि 8 और 9 के बीच में हमको नंबर बताना जो रियल नंबर रहना चाहिए। अब रियल नंबर तो पॉइंट वाला भी आ सकता है, इसका मतलब 8.00001, 8.00002, या दूसरा बहुत इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो इसके एलिमेंट को भी हम लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता है गुरुजी, उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप जानने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है बच्चों लोग? जानिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। मतलब क्या कह रहा है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कहता बाबू कि किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है गुरुजी, बस उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कहने का मतलब देखिए, अगर ए के अंदर देखिए बाबू ए बराबर क्या दे रखा है? 5e26 दे रखा। अब इसके अंदर एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट हो गया। तो 4 एलिमेंट हो गए, यही मेरा क्या लगा? कार्डिनल नंबर। इसको दिखाते किससे? यहाँ सेट ए लिखा बाबू तो एन ए दिखा दिया, यहाँ बी लिखता तो एन बी दिखा देते हैं। मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट किसको बोलते हैं गुरुजी? कि किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट रहता है उस नंबरवा को ही हम लोग बोलते हैं, नंबर को ही क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, है ना। नंबर के काउंट को, मतलब टोटल नंबर कितना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। जैसे यहाँ 4 है तो 4 लिखा गया, ये मेरा क्या कहलाएगा? कार्डिनल नंबर। अब ये डेफिनेशन जब पता गया बाबू, तो इसी से रिलेटेड 2 टाइप है। पहले का क्या है? फिफ्थ नंबर टाइप, ये है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? कि 2 फाइनाइट सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, दैट इज n is equal to nb। कहने का मतलब ये कह रहा है कि 2 सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे।
दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे कब? जब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। क्या लिखा हुआ है कि कार्डिनल नंबर सेम रहना चाहिए। कार्डिनल लिखा हुआ बाबू, यहां क्या लिखा हुआ है कि इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। और कार्डिनल नंबर अभी तुरंत बताया, कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट हुआ है उसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो दो सेट से इक्विवेलेंट हो सकता है कब बाबू? जब दोनों सेट्स के अंतर्गत जितना भी एलिमेंट हुआ वो दोनों कॉमन आवे। कहने का मतलब है सेट ए के अंदर अगर 4 एलिमेंट है तो सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट होगा, तो ये दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ये इक्विवेलेंट सेट है। एग्जांपल देखिए बाबू, एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ए बराबर यहां कितना दे रखा बाबू? तो ए बराबर दे रखा 7 2 5 और बी बराबर कितना? x z y। क्या है? सोने गोली मारी है, एलिमेंट गिनिए। यहां na के अंदर कितना एलिमेंट है? तो na के अंदर 3 एलिमेंट है। और nb के अंदर कितना एलिमेंट है? nb के अंदर भी 3 एलिमेंट है ना। तो जब na और nb के अंदर तीनों एलिमेंट है बाबू, तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो है सो क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। a और b मेरा क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। क्यों इक्विवेलेंट सेट है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b दोनों में सेम है, दोनों में 3 एलिमेंट्स है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप क्या होता है? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है बाबू कि इक्विवेलेंट सेट क्या पढ़े हम लोग? इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनना था, उसके अंदर क्या है उसको नहीं जानना है। लेकिन ससुरा इक्वल सेट में क्या होता है कि इक्वल सेट में ये भी जानना है कि उसके अंदर क्या है, एज इट इज मिलना चाहिए। जैसे जुड़वा भाई जैसे होता है ना, एकदम एज इट इज मिलना चाहिए, एकदम सब चीज, आंख कान नाक मुंह हाइट चेहरा पेट हाथ पैर सब चीज मिलना चाहिए, तो ही बोलेंगे हम इक्वल सेट है। जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए आप 4 8 7 8 लिखा हुआ है। 4 8 7 8 हम क्या बोले? रिपीटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं गुरुजी 4 8 और 7, 8 को हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ भी पूरा लंदर फंदर जोड़ दिया, लेकिन यहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता। ये लिखा हुआ है 7, ये है 8, रिपीटेशन कर दिया, इसको नहीं लिखे, ये भी रिपीट कर दिया, एक बार लिख दीजिए। तो यहाँ भी क्या है? 4 7 8 और यहाँ भी क्या? 4 7 8। ऑर्डर भी कोई रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर ना रिपीटेशन कोई प्रभाव नहीं करता है। तो यहाँ भी देखिए 4 7 8 है और यहाँ भी देखिए 4 7 8 है, दोनों में सेम एलिमेंट है बाबू। तो इसी केस में हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट्स जो है सो क्या है? इक्वल सेट्स। समझ में आया? एकदम समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया होगा? तो इक्वल सेट क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया कि दोनों सेट्स के अंतर्गत जो एलिमेंट आएगा, दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो दोनों सेट्स का एलिमेंट सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एलिमेंट्स वा सेम रहना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट वा सेम नहीं रहना चाहिए। उसमें कितना एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, सोने एलिमेंट वा क्या क्या है वो भी सेम रहना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, लेकिन क्या क्या नंबर है वो भी सेम रहा उसको बोलेंगे इक्वल सेट। समझ में आ गया? अब देखिए आते हैं नोट में एक बात याद रखिए, क्या याद रखना है कि जो इक्वल सेट है बाबू वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। अब इसको हम इक्विवेलेंट सेट ही कहेंगे, एकदम कहेंगे। लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट जो है इक्वल सेट हो सकता है क्या? एकदम नहीं हो सकता गुरुजी। अब यहां देखिए एग्जांपल में, जैसे यहां 2 4 V P Z लिखा हुआ है, यहां 8 4 6 X T लिखा हुआ है। अब देखिए बाबू 1 2 3 4 5, मतलब Na के अंदर कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। और NB के अंदर कितना एलिमेंट है? देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो NB के अंदर भी 5 एलिमेंट है। अब यहाँ Na बराबर NB है, तो Na बराबर NB है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन क्या इक्वल सेट है? क्या नहीं है इक्वल सेट। इसीलिए जितना भी इक्वल सेट बनता बाबू ये इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं उसको। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट कहा जाए तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। यह लिखा हुआ कि नीड नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल ही सेट कहलाएगा। हो सकता है कभी कभी इक्वल हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है बाबू, है ना। लेकिन अगर इक्वल सेट रहा तो 100% है, 200% जरूरी है कि इक्विवेलेंट सेट होगा ही। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट बनेगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं सबसेट्स के बारे में। आप लोग को ये चीज तो पता होगा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, क्या क्या पढ़े। एक नल सेट पढ़े, फिर एक सिंगलटन सेट पढ़े, नाम में से पता करना बाबू। फाइनाइट सेट पढ़े, इनफाइनाइट सेट पढ़े, इक्विवेलेंट सेट पढ़े और इक्वल सेट पढ़े। 6 टाइप पढ़े, है ना। बस दिमाग में खाली खोपड़िया में घुसा लेना। फिर आता है सबसेट्स के बारे में। सबसेट क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। क्या इंग्लिश में झाड़ दिए गुरुजी, हल्का सा अपना लैंग्वेज में बताइए। ये कह रहा है बाबू कि ए और बी दो सेट्स है। अगर ए सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा तो ए सेट्स के सारे एलिमेंट अगर बी का भी एलिमेंट हो तो उस केस में कहेंगे कि ए जो है सो सबसेट है किसका? बी का। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू। जैसे यहां देखिए एग्जांपल में ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 1 2 3 और बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 1 2 3 4। मतलब ए का सारा एलिमेंट देखिए बाबू लोग, ए का सारा एलिमेंट बी के एलिमेंट में है ना। बी का एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है। इस केस में ए जो है सो सबसेट रहेगा किसका? बी का।
और सबसेट को दिखाने का तरीका क्या है, ये सी जैसा बना दिया और बीच में नीचे डाल दीजिए एक लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग सबसेट्स। समझ में आ गया। अगर मान लेते अगर बी सबसेट बोलता है ए का है तो है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है। 4 इसमें है गुरुजी, इसमें है क्या, नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबू कि इस केस में बताइए बाबू लोग कि बी जो है, इस केस में बताइए कि जो बी है, बी वो सबसेट है क्या ए का, तो एकदम नहीं है गुरुजी, क्योंकि हम क्या बताएं, अगर ये आपको ध्यान रखना कि ये साइनवा का अगर ये साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये बात समझिए, ये साइनवा का लेफ्ट साइड रहा तो ये लेफ्ट साइड वाला सारा एलिमेंट राइट साइड में रहना चाहिए। समझ में आया। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का सारा एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। अब ससुरा यहाँ 4 है क्या, सेट ए में नहीं है, इसका मतलब ये जो है सो सबसेट नहीं है, बी सबसेट नहीं है किसका, ए का, लेकिन ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है मौजूद। समझ में आ गया। अगर ए सबसेट है बी का बच्चा लोग, इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, एकदम है। यहां देखिए बी अगर सबसेट है ए का तो बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, यहां 4 है ससुरा यहाँ 4 नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, इसी को बोलेंगे सबसेट। चलिए जी अब आते हैं प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स इफ ए, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है बाबू, सिर्फ नीचे कुछ नहीं रहेगा, नीचे रहा तो बोलेंगे सबसेट, और नीचे कुछ नहीं रहा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सेट। एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए ऑफ बी। अब देखिए यहां क्या समझिए, बस इसी से रिलेटेड है। जैसे देखिए यहां एक 1 2 3 लिखा हुआ, कहने का मतलब यहां अगर आप 4 भी जोड़ देंगे तो भी कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, हो सकता है ऐसा। सबसेट में पॉसिबल है बाबू कि यहां ये जो दिखा रहे हैं बाबू, ये इक्वल ही दिखाता है कि ये जरूरी हो, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों इक्वल हो जाए, है ना। जैसे यहां 1 2 3 4 है, यहां भी 1 2 3 4 है, तो ऐसा केस में भी कहेंगे कि ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए यहां साइन लगा दिए किसका, इक्वल का। ये जो साइन लाइन नीलवा है ये इक्वल एक साइन का दिखा रहा है, लेकिन 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 अगर यहां इक्वल का साइन नहीं दिखा रहा है, मतलब इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। कहने का मतलब है कि अगर देखो बाबू यहां एग्जांपल में 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 लिए हैं। अब देखिए यहां 1 2 3, यहां देखिए बाबू ए जो है सो सबसेट है बी का, इस बात को समझिए पहले, ए सबसेट है बी का एकदम है गुरुजी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किसमें मैच कर रहा है, बी का, लेकिन ए जो है सो प्रॉपर सबसेट बी है बी का गुरुजी। क्यों, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है और ए बराबर बी नहीं है, ये ए बराबर है क्या, नहीं है बराबर। अच्छा देखो बाबू ये जो बराबर ए और बी दोनों बराबर हो सकता है किसमें, सबसेट में, लेकिन प्रॉपर सेट में कभी बराबर नहीं होगा बाबू, ये बात याद रखना सिर्फ बस। ये नीचे ये जो दिखा रहा साइन बाबू, ये दिखा रहा इक्वल का, बराबर हो सकता है, ये जो साइन दिखा रहा है किसका, बराबर का, तो ये साइन हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में जैसे बात करेंगे तो बराबर कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये चीज समझ में आ गया तो बस यहाँ इसी से रिलेटेड एक है कंसेप्ट और सुपर सेट के बारे में, तो उसमें भी कुछ नहीं है, सेम डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी 2 सेट्स इफ ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट है बी का देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो आप लोग को पता क्या चीज चल रहा है, तो इसमें पता चल रहा है गुरुजी की ये 100% है कि बेटा रहा होगा और ये बाप रहा होगा, है कि नहीं, यही चीज पता चल रहा है। सबसेट अगर माने तो बाबू ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये बेटा रहा होगा और ये बाप रहा होगा, है ना। तो ये बेटा ये बाप है, तो ये बाप को बाबू, ये बाप को ही बोलते हैं सुपर सेट। बोलते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं किसी भी घर में जो सबसे बड़े पेरेंट्स रहते हैं वो घर का मालिक रहते हैं, है कि नहीं, सबसे बड़ा मतलब अवधा दिया जाता है उनको, सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी या हर चीज में सबसे बड़ा उनको माना जाता है। किसी भी घर का जो बुजुर्ग आदमी है बाबू, जैसे मान लेते हैं हम लोग घर में दादा दादी सबसे बुजुर्ग रहते हैं, तो दादा दादी को हम लोग को सबसे बड़ा मानते हैं, मतलब हम लोग जो है सबसे ज्यादा पूजनीय और सबसे ज्यादा बड़ा मानते हैं उसको, क्योंकि ये सबसे सभी का गुरु है, ऐसा मानते हैं कि नहीं। तो उसी तरह अगर ए सबसे ये ए प्रॉपर सबसेट बी रहा बाबू, इसका मतलब ये दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है कि बी जो है सो दादा है और सी क्या है, पापा है, ए। तो इस केस में बी दादा को क्या बोलेंगे, सुपर सेट है, वो सुपरमैन है, वो सुपर शक्ति उसके पास है कि नहीं, वो चाहे तो घर में कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बस वही कर देना, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट। समझ में आ गया। चलिए जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में ए बी 1 है और बी में क्या लिखा 1 2 3 ए बी सी ए। अब इस केस में देखिए ए का सारा एलिमेंट इसमें है, ए बी 1 है, ए बी 1 है और इससे ज्यादा एलिमेंट है बी में बाबू, तो इस केस में बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ रिजल्ट्स है वो याद रखिएगा सबसेट्स में। पहले का रिजल्ट में क्या कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है ना वो अपने आप का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट, मान लेते हैं हम, अगर हम एक सेट लिख दिए 1 2, अभी हम बताएंगे कैसे बाबू सबसेट कैसे लिखा जाता है, वो भी बताएंगे भी हम, है ना। मान लेते हैं 1 लिख दिए हम, 1 है ना। अब इसका अगर सबसेट लिखेंगे बाबू तो क्या होगा, 5 और ये खुद होगा,
ये खुद होगा ही होगा। तो किसी भी सेट का अगर आप सबसेट लिखते बाबू तो वो एलिमेंट वो खुद होगा, वही लिखा हुआ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका सबसेट लिखे तो देखिए इटसेल्फ है ना बाबू। दूसरा का क्या लिखा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर यहां 1 रहा तो ये चीज लिखे बाबू, लेकिन यहां मान लेते 2 रहता तो क्या लिखते, तो 2 रहते तो कुछ नहीं गुरुजी 5 लिखते हैं और 2 लिखते हैं। इसका मतलब ये चीज पता चल रहा है गुरुजी कि ये सिर्फ 5 सभी जगह आ रहा है। तो वही लिख रहा है कि 5 जो है एम्प्टी सेट जो है सो हमेशा सबसेट होता है किसका, प्रत्येक सेट का। किसी भी सेट का लीजिए उसका अगर सबसेट लिख रहे हैं तो 5 पक्का आएगा बाबू। देखिए इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। 5 जो है सो सबसेट रहता है किसका, सभी सेट का। और जो आपका सब प्रत्येक सेट जो है सो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। वो एग्जांपल का तो समझते जाइएगा। अब मान लेते हैं n इज इक्वल टू n एलिमेंट है, किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट है और अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा तो 2 के पावर n कर दीजिए। मान लेते हैं अगर हम an बराबर nb बराबर ले लेते हैं 5 एलिमेंट है। अगर हम पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 5 कर दीजिए। और 2 के पावर 5 कितना होता है, 32। ये मेरा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना। ये निकालने का तरीका। तो 3 बात आपको याद रखना है यहाँ, 3 बात आपको याद रखना। क्या याद रखना सो समझ में आ गया बच्चा लोग। तो पहल का बात याद रखना कि प्रत्येक सेट जो है सो खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट जो है सो खुद का सबसेट होता है। दूसरा का बात याद रखना कि प्रत्येक जो एम्प्टी सेट है, सारा एम्प्टी सेट जो है वो एम्प्टी सेट जो है सो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और तीसरा का बात याद रखना कि किसी भी सेट के अंतर्गत जितना एलिमेंट रहता है अगर उसका सबसेट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो 2 के पावर जितना एलिमेंट हुआ उतना लिख दीजिए। यह निकल जाएगा मेरा क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब ये गुरुजी इतना खचड़ी पुरुष करवाया, खाली कंसेप्ट। अब क्वेश्चन करते हैं आप, क्लियर हो गया इतना चीज। तो अभी सबसेट्स के क्या हो तो वो चीज बताएं, रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड बताएं, टाइप्स ऑफ सेट बताएं, और फिर आपको ये हो गया कुछ सबसेट, सुपर सेट और फिर आपका प्रोपर सेट और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताएं। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सबसेट ऑफ द सेट 2 के 0 विल बी, मतलब ये सेट का हमको सबसेट निकला है। तो सबसे पहले तो ये जानिए गुरुजी कि इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट में निकालने में कितना होगा। क्या लिखाएगा उसको गोली मारिए, पहले कितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है वो लिख लेते हैं। हमसे क्या बोला है कि द सबसेट ऑफ द सेट, इस सेट का सबसेट लिखना है। ठीक है गुरुजी, हमको पता है सबसेट लिखना है, लेकिन हम तो पहले ये पता कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा कितना। अब देखो बाबू हम क्या बोलते हैं 2 के पावर n क्या होता है बाबू, उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट बात, कितना एलिमेंट है, 0 है, एलिमेंट 1 है बाबू। ये अगर रहा सिर्फ ये रहा तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर 0 भी रहा बाबू तो एक एलिमेंट कहलाता है। ये याद रखिए बाबू, ये भुलाइएगा नहीं, है ना। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 लिख दिए, 2 के पावर 1 लिख दिए मतलब 2 हो गया। तो पक्का गुरुजी के सबसेट में जो 2 को बनेगा, ये 100% है, 200% चांस है। तो 2 को ससुरा बन का क्रम रहा, अक्रम ये सब तीनों में कहीं नहीं भर रहा, खाली बी में भर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और ये बन भी देखे जब बताया तो बाबू 1 2 के एग्जांपल ये थे, 0 क्या होगा, ये 5 तो सभी सेट का सबसेट होता है और ये खुद हो जाएगा इटसेल्फ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए बराबर बाबू इसको तोड़िए पहले, ए बराबर ये क्या होगा, इसको एक बार जो है ना ये लिखा हुआ किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है। तो हम इसको रोस्टर मेथड में कर देते हैं, आसानी होगा। रोस्टर मेथड में कैसे करेंगे बाबू, देखिए n बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 रखें, देखे बाबू 1 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 और माइनस का है, तो 4 में 4 का कितना बचा, 0 0 लिख दिए। फिर यहाँ 2 रखेंगे बाबू, 4 का पावर 2 तो कितना होगा 16 माइनस का 3 दूनी का 6 और माइनस का 1, तो ये कितना होगा 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 लिख दिए। फिर यहाँ 3 रखेंगे बाबू, तो 3 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64 लिख दिए। फिर माइनस का 4 तिया का 12, नहीं 3 तिया का 9, 3 तिया का 9 और माइनस का 1, तो 64 में 9 10 जाएगा कितना बचेगा 54, तो 54 लिख दिए। मतलब ये इसी तरह चलते आएगा गुरुजी, है ना। ये किसका है बाबू, सेट ए का, है ना बच्चों लोग। अब सेट बी के बारे में बात करते हैं, सेट बी के बारे में। तो सेट बी का क्या आएगा एलिमेंट वो देख लेते हैं। रोस्टर मेथड में लिखा रहता है तो पता चल जाता है उसमें कि क्या क्या कॉमन आ रहा नहीं आ रहा। सो सेट बिल्डर मेथड में है तो आप रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आसानी होगा। अब यहाँ देखिए n जो बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर से है क्या, 9 इंटू में n माइनस का 1। n अगर 1 रखेंगे बाबू तो हो जाएगा 0, अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 9, अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9, 2 दूनी का 18, अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी का 18, 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 में गया तो 3, 9 3 का 27, 9 चौको 36, इसी तरह डालते जाएगा, मतलब 9 का मल्टीपल बनेगा। अब देखिए ये ए और बी अब एक आसान है, अब हम लोग बता सकते हैं कि कौन सबसेट है किसी का, है ना। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पहले का ऑप्शन में, तो पहले का ऑप्शन बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का। हम क्या बताए बाबू कि इसका सारा एलिमेंट ऑफ बी में है क्या, देखो बाबू 0 9 54, इसका सारा एलिमेंट ऑफ बी में आएगा। क्यों आएगा बाबू क्योंकि 0 9 54 है,
9 का मल्टीपल है 54, 54 तो किसी इधर कहीं आएगा ही। मतलब यहां देखिए 0 54 आ रहा है, फिर 54 के बाद पता नहीं क्या आएगा। सो इसका सारा एलिमेंट इसमें है बाबू, लेकिन यहां अगर ऑप्शन नंबर बी में आ जाता है तो बी में क्या कह रहा है कि बी सबसेट है ए का, इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में है क्या, तो बी में 18 आ रहा है। क्या 18 है इसमें, ए में नहीं है। मतलब यहां बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, नहीं है बाबू, नहीं है। लेकिन ए का सारा एलिमेंट जो है गुरुजी वो बी में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि ए जो है सो सबसेट है किसका, बी का, है कि नहीं, है ना। बी ए जो है सबसेट है बी का। कोई दिक्कत नहीं, बस इसी तरह आप लोग को बनाना एकदम आराम से बच्चों वालों। आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। अब तो गुरुजी आप हमको ये बताएं कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। अब हमको तो ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं। सो उसमें आसान है बाबू। देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकाले थे, अगर एन ए के अंदर एन एलिमेंट है, किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकालेंगे बाबू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यहां सबसेट लिख देते सिर्फ। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे बच्चों लोग, सबसेट तो कैसे निकालते हैं, तो 2 के पावर जितना एलिमेंट है n लिख दिए। अब देखिए बाबू वहां सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या था, सारा एलिमेंट सेम आता था गुरुजी, सिर्फ डिफरेंस ये था कि सोचरा अगर हम ए यहां 1 लिखें तो 1 आएगा किसमें, सबसेटवा में, लेकिन ये प्रॉपर सबसेटवा में नहीं आएगा। 1 जो है सो प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, मतलब इक्वल नहीं हो सकता। बाकी सब एलिमेंट आ सकता है, लेकिन इक्वल उसमें हो सकता है किसमें, सबसेट में। तो सिर्फ क्या नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, मतलब एक ही एलिमेंट में कम होगा बाबू। अगर प्रॉपर सबसेट बोलो निकालने के लिए, अगर प्रॉपर सबसेट बोलो निकालने के लिए बच्चों लोग, तो सब होगा गुरुजी सिर्फ एक एलिमेंट में कम हो जाएगा, है ना, 2 के पावर n माइनस का 1 हो जाएगा। सब एलिमेंट हो, खाली बराबरे वाला नहीं आता ना बच्चों लोग, खाली इक्वल जो रहता है वही नहीं आता, बाकी तो सब एलिमेंट आता है। तो 2 के पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, एक एलिमेंट कम हो जाएगा, जो किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब ए के अंदर n एलिमेंट्स है, तो हमको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अभी तुरंत बताएं 2 के पावर n, है ना। चलिए ये हो गया आंसर। एजिटे आपको कंसेप्ट बता रहेगा बाबू, तो कंसेप्ट से रिगार्डिंग डिटो क्वेश्चन हो पूछ देता, कभी कभी पूछ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ कंसेप्ट जानते हैं। कंसेप्ट क्या बाबू, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब है गुरुजी कि हम 3-4 सेट ले लिए और तीनों 4 सेट का एक बाप ले लिए हैं, उसके ये तीनों 4 सेट पर जो लिए बाबू, सारा इस तीनों 4 सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सेटों में प्रेजेंट है, तो वो सेटों में जो प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे कि यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल का मतलब क्या कि मेरे पास सब चीज है, दुनिया का सब चीज है मेरे पास, हाँ मैं यूनिवर्स, समझना, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब देखिए एग्जांपल में समझिए कि व्हेन वी आर यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स देन n इज द यूनिवर्सल सेट। गोली मारिए इसको। a बराबर क्या लिखा 1 2 3, b बराबर क्या 4 5 6, c बराबर क्या लिखा 1 3 7। अब देखिए यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 है, 1 3 7 है, हम n ले लिए कोई नेचुरल नंबर, वो जो 1 से लेकर कहाँ तक जाता है, n तक जाता है, इनफिनिट तक जाता है। तो इस केस में मेरा ये जो u है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। ये क्या क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया बाबू। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट गुरुजी कि आप 2-4 सेट लिए हो और 2-4 सेट के जितना भी एलिमेंट है वो किसी एक सेट में प्रेजेंट है, तो उसी एक सेट को हम लोग बोलेंगे कि यूनिवर्सल सेट है। समझ में आ गया। यहाँ देखिए बाबू, ए के अंदर ये एलिमेंट है, बी के अंदर ये एलिमेंट है, सी के अंदर ये एलिमेंट है, लेकिन सोच रहा जो यू लिए उसमें सारा एलिमेंट भाई, इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, तो इस केस में ये जो यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या है, तो पावर सेट भी कुछ नहीं है, सबसेट जान गया, पावर सेट भी क्लियर हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ कि लेट ए बी अ सेट देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। मतलब आप किसी सेट का सबसेट जानते हैं गुरुजी निकालने के लिए, मान लेते अगर हम 2 लिखे तो इसका सबसेट आता गुरुजी आप लोग को निकालने के लिए, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ये मेरा क्या कहलाएगा बाबू, ये लिखा है सबसेट। और इसी सबसेट का अगर हम एक सेट बना दिए, सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बस कुछ नहीं गुरुजी, इसके पहले कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, ये बन गया मेरा सेट। तो किसी भी सेट का सबसेट लिखे बाबू और उस सबसेटवा का भी अगर सेट बना दिए तो वही मेरा क्या कहलाएगा, पावर सेट। एग्जांपल में देखो बाबू, यहाँ क्या लिखे 1 2 3 है ना, यहाँ 1 मिनट के लिए इसको मिटा दीजिए, 1 मिनट के लिए जो है इसको मिटा दीजिए, मिटा दिए इसको। चलिए बहुत बढ़िया किए।
मिट गया बाबू। अब देखो 1 मिनट के लिए मिट गया है। अब ये मेरा क्या कहलाया 1 2 3 है, इसका अगर हम सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये तो पता है गुरुजी 2 के पावर n, तो 2 के पावर 3 मतलब ये 8 सबसेट लिखाएगा, हाँ 8 एलिमेंट लिखाएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो 8 एलिमेंट है गुरुजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम है गुरुजी। चलिए गुरुजी यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया 5 आया, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 2 है, फिर 1 3 है, 2 3 है, फिर 1 2 3 है। ऐसा ही पेयर बनाते हैं, बन गया। अब ये मेरा तो क्या लिखे, ये सबसेट लिखे गुरुजी, लेकिन यही सबसेट क्या कहता है, सेट बना दे गुरुजी। अगर ये सबसेट सेट बना दे तो यही मेरा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पावर सेट। सिंपल सा, किसी भी सेट लिखते हैं बाबू, किसी भी सेट का सबसेट लिखते हैं और उसी सबसेट का अगर सेट बना देंगे बाबू तो क्या कहलाएगा मेरा पावर सेट। और सेट बनाने का क्या तरीका, दोनों साइड कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, वो मेरा बन जाएगा सेट, है ना। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना कि पावर सेट जो है कभी उसके अंदर नॉन इंपॉर्टेंट, मतलब कभी भी कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, ऐसा कभी होगा ही नहीं। मान लेते हैं हम क्या बोले बाबू, हम क्या बोले कि किसी भी सेट का अंदर का, अभी पावर सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया। कोई भी सेट है गुरुजी, वो सेट के अंदर कोई सभी एलिमेंट डाल दीजिए, है ना। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट होता है कोई भी सेट है उसका सबसेट लिखिए और उस सबसेट का वापस सेट बना दीजिए, तो उसी को बोलेंगे पावर सेट। अब देखिए बाबू ये जो लिखे हैं नोट में कि पावर सेट जो है सो ऑलवेज नॉन इंपॉर्टी रहता है, इंपॉर्टी कभी नहीं रहता। सही बात है बच्चों लोग। मान लेते हैं एक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिए, हम कोई एलिमेंट नहीं लिए, 5 ले लिए, है ना, 5 ले लिए, मान लेते हैं 5 ले लिए, तो इसका अपने सबसेट कैसे लिखेंगे, तो इसका सबसेट लिखेंगे 5 लिखेंगे, इसका सबसेट होता है 5 लिखेंगे, इसका सबसेट 5 नहीं लिखेंगे बाबू लोग। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। 5 का मतलब क्या चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 कहने का मतलब क्या हो गया, तो 2 के पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, मतलब इसका सबसेट जो गुरुजी 1 लिखाएगा तो एक एलिमेंट आया 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या लिखना है, इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है, तो प्रॉपर नहीं पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट क्या होगा, जो ये सबसेट वाले लिखे गुरुजी इसका सेट बना दीजिए। अब देखिए बाबू इसके अंदर तो एक एलिमेंट्स आ गया, ये एक एलिमेंट है बच्चों लोग, इसके अंदर एक एलिमेंट है। ये अगर सिंगल रहता तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट है, नो एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर है एक एलिमेंट बच्चों लोग, ये बात याद रखिएगा। तो प्रॉपर नहीं, पावर सेट, प्रॉपर बोल रहे हैं बार बार। पावर सेट जो है, तो पावर सेट जो कभी भी इंपॉर्टी होता ही नहीं, उसके अंदर एक ना एक एलिमेंट रहेगा ही, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब आता है कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे सबसेट निकाले वैसे सबसेट अगर मैं डिफरेंस क्या, कुछ डिफरेंस नहीं गुरुजी, सबसेट लिख दीजिए, उसका एक सेट बना दीजिए, वही कहलाएगा मेरा क्या चीज, पावर सेट, वही कहलाएगा पावर सेट ना। तो पावर सेट कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं गुरुजी, उसी तरह टोटल नंबर ऑफ पावर सेट निकलेगा। तो किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकलेगा, 2 के पावर n, जैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट में, है ना। अब आते हैं रिलेटेड सवाल बाबू। सवाल में क्या लिखा हुआ है, a बराबर इतना दे रखा है, b बराबर इतना दे रखा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b। समझिए क्वेश्चन में क्या लिखा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये सेट बिल्डर मेथड में दिया हुआ है, इसको रोस्टर मेथड में करेंगे, इंटरसेक्शन आगे बताएंगे क्या होता है, सो अभी हल्का सा जान लीजिएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, समझिए। यहाँ x बराबर x सच दैट x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 है, इसको करेंगे फैक्टराइजेशन तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका 6 है ना, तो 6x, अच्छा ओहो, ये हो जाएगा आपका 7x और माइनस का x, और फिर हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ देखिए बाबू x कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचा, x प्लस का 7, और यहाँ अगर माइनस का 1 कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचा, x प्लस का 7, मतलब x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो x का वैल्यू आ जा रहा है 1 और x का वैल्यू आ जा रहा है माइनस का 7। पहले का सॉल्व किया बाबू तो क्या आ जा रहा है, तो आ जा रहा है 1 और माइनस का 7 आ जा रहा है, यही तो आ रहा है। हाँ गुरुजी, ये पहले का सॉल्व किए, दूसरा का सॉल्व कीजिए बाबू, उसको भी रोस्टर मेथड में लाइए। दूसरा का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो दूसरा का सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ दूसरा का सॉल्व करते हैं, दूसरा का सॉल्व करते तो क्या होगा, क्या दिया हुआ इक्वेशन बाबू, x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14, तो ये कितना होता है 7 दूनी का 14, यहाँ बन जाएगा काम से, ये हो जाएगा 7x प्लस का 2x प्लस का 14, है ना। अब यहाँ देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x प्लस का 7, और यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचा x प्लस का 7, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 2 और x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 7, यही तो निकलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 7 किसमें, बी नंबर में। तो ये हम सॉल्व किए, तो ए और बी में क्या क्या एलिमेंट आए सो लिख दिए हम। अब हमको बताइए कि जो क्वेश्चन का रहा वो बढ़िया से समझाए गुरुजी। ये तो हम क्या लिखें कि ए के अंदर और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आए सो लिख दिए हम, है ना। तो ये चीज लिख दिए। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ए और पावर सेट ऑफ बी के बीच कितना एलिमेंट कॉमन होता है वो पूछ रहा है। यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब होता है बाबू कॉमन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कितना एलिमेंट कॉमन है।
कॉमन कितना एलिमेंट है, यही होता है। अब पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे बाबू तो माइनस का 7 आएगा, और पावर सेट ऑफ बी भी निकालेंगे तो माइनस का 7 आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है। तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी विल बी द राइट आंसर। हमसे वही पूछा बाबू, क्या पूछा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए इन द इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट का मतलब क्या होता है कि कितना एलिमेंट ऑफ कॉमन आ रहा है, तो हमको द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया कितना एलिमेंट कॉमन आ रहा है पावर सेट ऑफ ए में और पावर सेट ऑफ बी में। तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट बी में कितना एलिमेंट कॉमन आ रहा है, खाली माइनस का 7 कॉमन आ रहा है एक एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो बाबू, अच्छा इसमें इस साल का सा दिक्कत हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है कि हमको क्या पूछा कि पावर सेट ऑफ ए ना, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो अगर हम इसका पावर सेट लिखेंगे बाबू तो क्या होगा, हल्का सा यहाँ प्रॉब्लम होगा। पावर सेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा 1, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 7, और फिर हो जाएगा 1 माइनस का 7, 1 माइनस का 7 है ना, 1 माइनस का 7 ये हो जाएगा, ये लिखा गया पावर सेट। और पावर सेट अगर बी लिखेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा माइनस का 2, फिर हो जाएगा माइनस का 7, और फिर हो जाएगा माइनस का 2 7, माइनस का 2 और माइनस का 7। यहाँ देखो हल्का सा गलती यहाँ कर दिए बाबू, हल्का सा हड़बड़े में गलती कर दिए। यहाँ क्या बोला बाबू, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट बताना है। किसमें बताना कि पावर सेट, ये ध्यान नहीं दिया बाबू, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी में बताना है। ए और बी में नहीं बताना, ए और बी में बोलेगा तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ माइनस का 7 माइनस का 7। लेकिन पावर सेट ऑफ ए में और पावर सेट ऑफ बी में बताना है। तो पावर सेट ऑफ बी लिए बाबू तो 5 1 माइनस का 7 1 माइनस का 7, पावर सेट ऑफ बी लिए तो 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और माइनस का 2 माइनस का 7 आ रहा है। अब यहाँ देखिए बाबू दो एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कौन कौन एलिमेंट कॉमन आ रहा है, एगो 5 आ रहा कॉमन है ना एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है माइनस का 7 और माइनस का 7। समझ में आया कि नहीं? यहाँ दो एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना, कितना एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है पावर सेट ऑफ ए में और पावर सेट ऑफ बी में। तो दो एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो आज उम्मीद करते बाबू लोग कि यहाँ तक आप लोग को रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि जितना आज आप लोग को बताया गया बाबू, कल इसको बढ़िया से एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जितना क्वेश्चन करवाया गया उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट डे इसके जो बचे हुए कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी इसके साथ साथ करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।